नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। आज हम अपने इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था का टॉपिक चल रहा है, इसके तहत हम अपना भाग नंबर 11 और भाग 12 को देखेंगे। ठीक। और ये जो हमारा लेक्चर होगा वो हमारा लेक्चर नंबर 18 होगा। इसी के तहत भाग 11 और 12 में संघ और राज्य के बीच संबंधों के वर्णन किया गया, अर्थात संघ और राज्यों के बीच किस तरीके से संबंध बनेंगे, वो संबंधों का वर्णन संविधान के जिस भाग में किया गया है वो भाग आपके 11 और 12 में आपको देखने को मिलेगा। तो इसी के बारे में आज हमें चर्चा करेंगे कि राज्य और संघ का के बीच में बंटवारा, धन को लेकर बंटवारा किस तरीके से होता है, क्या राज्य के पास कौन सी विधायी शक्तियां हैं या कार्यपालिका की कौन सी शक्तियां हैं, या फिर आप ये कह लो कि संसद के पास कौन सी अपनी अपनी शक्तियां हैं। तो उनके बीच में हम संबंधों को देखेंगे कि किस प्रकार से संबंधों का बंटवारा किया जाता है। तो स्टार्ट करेंगे हम अपने लेक्चर नंबर 18 को। तो अब देखो, भाग 11 और 12 के बीच में, भाग 11 और 12 में क्या है, संघ और राज्य के बीच जो संबंध होंगे वो किस तरीके से होंगे। देखो, जो भाग भाग 11 और 12 हैं, जो संघ और राज्य के बीच जो संबंध होंगे वो संबंध हमने किस तरीके से होंगे वो लिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया से, अर्थात ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। इनका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 245 में किया गया है, ये आप ध्यान रखना है। अब अनुच्छेद 245 में तो किया गया है कि हमने कहाँ से लिया गया है, लेकिन 245 से आप ये कह सकते हैं कि 300 तक किया गया है। अनुच्छेद 300, 245 से अनुच्छेद 300 तक किया गया है। ये भी संबंध जो होते हैं वो तीन प्रकार के दिखाई देंगे आपको। एक तो होते हैं विधायी संबंध, दूसरे होंगे प्रशासनिक संबंध, और तीसरे होते हैं वित्तीय संबंध। तो जो विधायी संबंध होते हैं उनका जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 245 से 55 तक। प्रशासनिक संबंधों का वर्णन 256 से 263 तक किया गया है, और वित्तीय संबंधों का जो वर्णन मिलता है वो आपको अनुच्छेद 264 से 300 तक किया गया है। इसी वजह से 245 से 300 तक इसका वर्णन देखने को मिलेगा। कैसे होगा, पहले विधायी संबंध देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं विधायी संबंध, उसके बाद में प्रशासनिक देख लेंगे और फिर वित्तीय संबंधों के पर चर्चा करेंगे। देखो, विधायी संबंध जो होते हैं, विधायी संबंधों का वर्णन 245 से 255 तक किया गया है। अब 245 कहता क्या है, 245 कहता है कि संसद को अधिकार है कि भारत संघ व उसके किसी भी भाग के लिए विधि का निर्माण कर सकती है। ये तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सा है कि केंद्र को ये पावरफुल बनाता है। जो केंद्र है वो पावरफुल स्थिति में है, और वो तो है भी, वर्तमान स्थिति में भी है, क्योंकि राज्यों को इतनी पावर नहीं मिली हुई जितनी केंद्र को है। क्योंकि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं विदेशों के साथ में, वो सब कौन करता है, वो केंद्र ही करती है। लेकिन यदि कोई राज्य भी स्थापित करना चाहे संबंध अपने, तो वो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेगा, उससे पहले नहीं। तो वही यहाँ भी कह रहा है कि 245 कहता है कि संसद को अधिकार है कि वो संघ के, अर्थात 28+8, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी के किसी भी भाग में विधि निर्माण वो कर सकती है। अब 246 कहता है संघ में राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। कि ये पूछ लेगा कि बताइए कि विधायी शक्तियों में संघ में राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो 246 के तहत किया गया है। और प्रत्येक नियम संविधान की सूचियों के अनुसार बनाया जाएगा। तो जितने भी कुल मिलाकर जितने भी नियम बनेंगे दोनों के बीच में, वो केवल और केवल उनका आधार एक ही होगा, उनका आधार होगा संविधान। और संविधान में इन्हें तीन प्रकार से वर्णित किया गया सूची बनाकर, जो हमारी तीन सूची आपको देखने को मिलेंगी, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जब शुरुआत में थी तो इसमें 97 विषय थे, लेकिन अब इसमें विषय को बढ़ा दिया गया, तीन बढ़ा दिए तो 100 कर दिए। तो ये वर्तमान स्थिति है इनकी। पहले 97 में थे, अब 100 कर दिए गए। राज्य सूची में क्या है, राज्य सूची में जो विषय थे वो पहले 64 थे, उनको कम कर दिया गया, 61 कर दिए गए। उसी तरीके से समवर्ती सूची में जो विषय थे वो 47 विषय थे, उनको बढ़ा दिया गया, 52 कर दिए गए। अब आप ध्यान रखना कि संघ सूची क्या होती है। देखो, संघ सूची होती है, अर्थात ये जो 100 विषय दिए गए हैं, इन पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद का ही होगा, अर्थात केंद्र का होगा। कुल मिलाकर जो संघ सूची है, संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल, ये ध्यान रखें ना, केवल केंद्र का होगा, और किसी का नहीं होगा। अर्थात और किसी का मतलब यह है कि राज्यों का कोई अधिकार नहीं होगा। दूसरा है आपका राज्य सूची। तो राज्य सूची में जो 61 विषय दिए गए हैं वर्तमान में, इन पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य का होगा। अर्थात 61 विषयों पर कानून बनाएगा कौन, राज्य। 61 विषयों पर कानून राज्य बनाएगा, जबकि जो समवर्ती सूची होती है, सम मतलब समान, इसका मतलब संघ को भी ले लिया साथ में और राज्य को भी ले लिया। तो जो 52 ऐसे विषय होंगे जहां पर केंद्र प्लस राज्य दोनों मिलकर ही कानून बनाएंगे, ये आप ध्यान रखें।
तो समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, जबकि राज्य सूची के विषय पर केवल राज्य कानून बनाएगा, संघ सूची के विषय पर केवल संघ ही कानून बनाएगा। लेकिन यदि इन दोनों में देखो समवर्ती सूची के अंतर्गत यदि इन दोनों में विवाद की स्थिति बन जाती है तो सबसे जो प्रभावी कानून होगा वो केंद्र का ही होगा। यदि विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो प्रभावी कानून केवल और केवल समवर्ती सूची में किसका माना जाएगा, वो भी केंद्र का ही माना जाएगा कानून। ये आप ध्यान रखना है पूरी तरीके से। जैसे मान लो दिल्ली से हमें कोई हाईवे निकालना है और वो जाना है बिहार तक, तो वो कहाँ से होकर जाएगा, फिर दिल्ली को भी निकलेगा, फिर वो उत्तर प्रदेश को पूरे उत्तर प्रदेश को क्रॉस करेगा और फिर जाकर बिहार में आएगा। तो किस तरीके से कानून बनेंगे, तो जो इस हाईवे के लिए कानून बनेगा उसमें देखो केंद्र भी आ जाएगी, ये भी क्योंकि केंद्र के अधिकार क्षेत्र में भी आता है, प्लस यूपी सरकार भी आ जाएगी और प्लस बिहार सरकार भी आ जाएगी। तो तीनों मिलकर ही ये कानून बनाएंगे। तो इस तरीके से कानून बनते हैं समवर्ती सूची में। तो ध्यान रखना है कि संघ सूची के विषय पर केवल केंद्र, राज्य सूची के विषय पर केवल राज्य, समवर्ती सूची के विषय पर दोनों। लेकिन विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर समवर्ती सूची के विषय पर कानून सबसे ज्यादा जो प्रभावी होगा वो केवल और केवल केंद्र का ही होगा। ठीक, नेक्स्ट। अनुच्छेद 248 कहता है कि यदि कोई विषय संविधान के किसी भी सूची में शामिल नहीं है तो उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र का होगा। ये ध्यान रखना आप। जैसे कोई और भी नए विषय आ जाते हैं, जैसे वर्तमान में आप देखते हैं साइबर कानून, साइबर अटैक अक्सर होते हैं। साइबर अटैक जानते हैं आप, क्या होता है कि एक तरीके से मालवेयर होता है। ये मालवेयर मतलब एक तरीके से वायरस होता है, किसी के भी फोन में छोड़ दिया जाता है, तो उसकी डेटा लीक लीक किया जा सकता है। तो उससे संबंधित आप देखते हैं कि जितना भी हम डिजिटल होते जा रहे हैं, फ्रॉड गर्दी के चांस इतने ही बढ़ते जा रहे हैं, अक्सर फ्रॉड हो जाता है किसी के साथ भी। तो इससे साइबर सुरक्षा, साइबर जो आपके ये वायरस वगैरह आते हैं या ये फ्रॉड गर्दी होती है, इससे बचने के लिए साइबर कानून लाए गए हैं भारत में। तो साइबर कानून जो है वो ना तो वो संघ सूची में आता, ना ही राज्य सूची में, और ना ही समवर्ती सूची में आता। तो जो कानून, जो विषय किसी भी संघ सूची में नहीं आते, तीनों सूची में से किसी भी सूची में नहीं आते, तो उस पर कानून केवल केंद्र ही बनाएगा। 249 कहता है देखो, यदि राज्य किसी विषय को महत्वपूर्ण घोषित करता है तो राज्य सूची के विषय पर केंद्र द्वारा कानून बनाया जा सकता है। यदि मतलब राज्य किसी विषय को महत्वपूर्ण घोषित करता है और राज्य को लगता है कि केंद्र को इस पर कानून बनाना चाहिए, तो फिर वहां पर केंद्र कानून बना सकता है। राज्य के कहने पर ही केंद्र कानून बनाएगा फिर। 250 अनुच्छेद 250 कहता है कि आपातकाल की स्थिति में भी राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बना सकता है। साथ कहने का मतलब ये कि आपातकाल कब लगेगा, 352। तो आपातकाल की स्थिति में 356 को आप ले लो, 360 को ले लो, तो ये सब क्या है, आपात स्थिति में ही आते हैं। तो इस सूची पर यदि आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, तो उस सूची पर, उस स्थिति में भी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र का होगा। तो कुल मिलाकर राज्यों को तो पावर बहुत कम ही दी गई है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पावरफुल आपको देखने को मिलेगा वो भारत में केंद्र सरकार ही है, सबसे ज्यादा पावरफुल। 252 कहता है देखो, 252 कहता है कि यदि दो या दो से अधिक राज्य एक ही कानून चाहते हैं और केंद्र से उस पर कानून बनवाने की सिफारिश करते हैं तो राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बना सकता है। कहने का मतलब यह है, मान लो एमपी है और यूपी है, एमपी और यूपी में कोई विवाद हो गया और ये चाहते हैं कि दोनों कोई कानून बना लिया जाए इस विवाद का निपटाने के लिए। तो ये दोनों ही सहमत हो गए कि नहीं, ना तो हम कानून बनाएंगे, यूपी वाले कह रहे हैं, ना ही तुम कानून बनाओगे एमपी वाले। तो ये कहते हैं कि ये केंद्र सरकार को बीच में ले आते हैं, और केंद्र सरकार जब बीच में आ जाती है तो अब ये दोनों ही सिफारिश करेंगे कि आप हमारे लिए कानून बना दीजिए जो दोनों के ही हित में हो। तो यहाँ पर इस स्थिति में केंद्र सरकार कानून बना सकती है, वो भी अनुच्छेद 252 के तहत। 253 है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते व संधियां संबंधित कानून केवल केंद्र के द्वारा ही बनाए जाएंगे। ये आप ध्यान रखें, जितने भी हम अंतर्राष्ट्रीय संधि करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाते हैं, सब के सब जितने भी हम अंतर्राष्ट्रीय समझौते करते हैं, सब के सब आपके अनुच्छेद 263 के तहत केंद्र सरकार ही करेगी। 254 कहता है, यदि संघ और राज्य द्वारा बनाए गए कानून में कोई मतभेद होता है तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। अभी आपको बताया था कि यदि कहीं कटाक्ष पैदा होता है और दोनों के कानून एक दूसरे के आड़े आ जाते हैं तो संघ का कानून, संघ द्वारा जो बनाया गया कानून है वो ही मान्य होगा। ये आप ध्यान रखना पूरी तरीके से। नेक्स्ट है आपके प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध कैसे हैं, 256 से 263 तक इनको वर्णित किया गया है। जैसे 256 में क्या है, 256 में राज्य संघ के प्रशासन को बाधित किए बिना ही अपनी प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि राज्य जो है, राज्य जो भी अपने यहाँ पर प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करेगा वो केंद्र की शक्तियों को बिना प्रभावित हुए करेगा।
अर्थात यदि ऐसा लगता है कि यदि केंद्र की शक्तियों को राज्य प्रभावित कर रहा है तो केंद्र वहां पर एक्शन ले सकती है। 256 के तहत 257 अनुच्छेद, संघ का राज्यों पर नियंत्रण होगा। अर्थात इसे जो हमने लिया है 257 को, ये कनाडा से लिया है, ध्यान। संघ का राज्यों पर कैसे, अब भी देखो, जो संघ होती है, जो केंद्र सरकार होती है, वो क्या है, सब पर, जितने भी हमारे 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, उन पर सबका एकाधिकार या नियंत्रण किसका होता है, अंततः जो लास्ट में आता है वो संघ ही निकल कर आता है। तो कुल मिलाकर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों पर अधिकार संघ का ही होगा। अनुच्छेद 258 कहता है संघ के राज्यों को कार्य सौंपने की शक्ति। अर्थात संघ के राज्यों को, जो संघ के राज्य होंगे, वो उनको केंद्र सरकार अपने कार्य सौंप सकती है। अर्थात जैसे मान लो कोई योजना चलाई केंद्र सरकार ने, तो उसको लागू केंद्र सरकार तो कराएगी, लेकिन दायित्व किसका होगा, दायित्व राज्यों का भी तो होगा, क्योंकि ओवरऑल राज्यों में ही तो वो लागू की जानी है। तो दायित्व राज्यों का भी होगा, ये आप ध्यान रखना पूरी तरीके से। अब कहता है राज्यपाल की, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी, वो भी प्रशासनिक संबंधी होते हैं। अखिल राज्य सेवाओं का निर्माण होगा, वो आप देखते हैं पूरी तरीके से। अखिल राज्य, आप देखते हैं अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाओं में क्या होता है, ये अखिल भारतीय सेवाएं 3 है आपकी, जैसे आप देखते हैं, और आईएफएस, ये आप जानती हैं। लेकिन भारतीयों में जो राज्य होते हैं उनमें भी अखिल राज्य सेवाओं का निर्माण होता है। जैसे आप देखते हैं ना, आप पीसीएस वगैरह की तैयारी करते हैं, तो ये जो है, ये राज्य अखिल सेवाएं हैं। पीसीएस वगैरह जो होती हैं आपकी, जिससे एसडीएम वगैरह बनते हैं, तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और जो आईएएस या डीएम वगैरह बनते हैं वो यहाँ पर बनते हैं। दो या दो से अधिक राज्यों में नदी विवाद होने पर भी कौन आ जाएगा बीच में, दो या दो से अधिक राज्यों में नदी विवाद होने पर केंद्र सरकार बीच में आ जाएगी, अर्थात जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो बीच में आ जाएगा। अब आप देखते हैं, जैसे आप देखते हैं कि तमिलनाडु और जो आपका केरल वाला क्षेत्र है, केरल कर्नाटक में कावेरी नदी को लेकर जल विवाद चलता ही रहता है। तो वहां भी क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। तो दो या दो से अधिक राज्यों के बीच के विवाद को निपटारे के लिए भी कौन आती है बीच में, केंद्र सरकार, अर्थात सुप्रीम कोर्ट बीच में आ जाता है। अब देख लेते हैं जरा वित्तीय संबंध क्या होते हैं। देखो, वित्तीय संबंध किस तरीके से होंगे, तो वित्तीय संबंध जो होंगे वो अनुच्छेद 280 कहता है कि भारत का एक वित्त आयोग होगा। वित्त आयोग को मैं बिल्कुल अलग से पढ़ाऊंगा आपको, बस यहाँ पर थोड़ा सा अंदाजा रख लो कि ये इस तरीके से होता है। तो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं, ये ध्यान रखना है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 90% नियुक्तियां राष्ट्रपति के ही द्वारा की जाएंगी, ये ध्यान रखना आप। और वित्त आयोग के अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है, या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ये मैंने पीछे बताया था कि 6 वर्ष और 65 वर्ष कैसे, तो यदि किसी की आयु मान लो 60 वर्ष, या फिर किसी की आयु ऐसे मान लो 60 ही वर्ष, मान लो 60 वर्ष है, तो 60 वर्ष में वो नियुक्त हो रहा है। तो अब ये देखो कि अब 6 वर्ष पहले होंगे या 65 वर्ष पहले हो जाएंगे, इसका मतलब 6 वर्ष तो कब होंगे, 66 में जाएगा, लेकिन 65 वर्ष का वो हो जाएगा 1 साल पहले ही, तो वो 65 वर्ष की आयु में ही रिटायर हो जाएगा। फिर ऐसे देखो, यदि किसी की आयु 56 वर्ष है, तो अब ये देखो कि 65 वर्ष पहले होंगे या 6 वर्ष पहले होंगे, अब क्या हो जाएगा, अब 6 वर्ष पहले हो जाएंगे, तो अब वो 6 वर्ष की स्थिति में रिटायर हो जाएगा। तो दोनों ही स्थिति में वो यहाँ पर क्या होगा, या तो 6 वर्ष उसके पूरे हो जाए या 65 वर्ष की आयु जो उनसे पहले हो जाए, वही उसमें क्या हो जाएगा, वो रिटायर हो जाएगा। वित्त आयोग के अध्यक्ष की और की योग्यताएं, तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की क्या क्या योग्यता होंगी, वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, पहली कंडीशन। या वह व्यक्ति जो भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक बनने की योग्यता रखता हो, जिसे हम कहते हैं क्या, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग बोलते हैं जिसको शॉर्ट में। वह व्यक्ति प्रशासन और वित्त का अच्छा ज्ञान रखता हो, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि वित्त प्रबंधन और प्रशासन का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। वह व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का ज्ञाता हो, तो वित्त आयोग का अध्यक्ष वही बन सकता है, जैसे वर्तमान में क्या है, एनके सिंह है। एनके सिंह वित्त आयोग के अध्यक्ष है। वित्त आयोग के कार्य क्या क्या होते हैं, देखो, संघ और राज्य के बीच धन का बंटवारा करता है, ये आप ध्यान रखना है कि संघ और राज्य के बीच धन का बंटवारा किस प्रकार से होगा, ये वित्त आयोग तय करेगा। भारत की संचित निधि एवं आकस्मिक निधि से धन का बंटवारा करता है, कि किस तरीके से धन निकाला जाना है, संचित निधि से और आकस्मिक निधि से। इन निधियों के बारे में मैं चर्चा बाद में करूंगा, क्योंकि बाद में आएंगी। तो यहाँ पर केवल इतना समझ चलो कि जो भारत सरकार को पैसे की जरूरत पड़ती है, तो पैसा जो इकट्ठा होता है भारत सरकार का, वो संचित निधि और आकस्मिक निधि में ही होता है, ये आप ध्यान रखना बस। भारत के राष्ट्रपति को वित्तीय सलाह देता है कौन, वित्त आयोग, अर्थात एनके सिंह जो है वर्तमान में, वो भारत के राष्ट्रपति को ही सलाह देंगे। और वर्तमान में क्या है कि 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष हैं एनके सिंह, ये आप ध्यान रखना पूरी तरीके से। ये
फ्री के लिए मेन पॉइंट हो जाएगा, ये करंट का भी पॉइंट बनेगा कि वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो एन के सिंह वर्तमान में, और 15वां वित्त आयोग चल रहा है। तो देखो ये हो जाते हैं आपके भाग 11 और 12 जो हमारे वित्तीय संबंध थे, प्रशासनिक संबंध थे, विधायी संबंध थे, वो आपके मैंने पढ़ाने का प्रयास किया। तो यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है और रिवीजन के लिए इसकी पीडीएफ होनी चाहिए, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम यूज नहीं करते तो आप व्हाट्सअप ज्वाइन कर लेना, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। और यदि आपको पॉलिटी की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी उपलब्ध करा दी जाएगी आपको, मेल के माध्यम से आप बता देना, तो वहाँ पर आपको मेल के द्वारा ही आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि कोई प्रॉब्लम है आप तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यदि आप इसमें कोई बदलाव चाहते हैं, कुछ और सब्जेक्ट पहले पढ़ना चाहते हो, तो उसके बारे में आप जरूर चर्चा करना, जरूर मेंशन करना कमेंट के माध्यम से। देखो, आप और हमारे माध्यम में, हमारे बीच में माध्यम का स्रोत क्या है, या तो आप मेल कर सकते हैं या फिर आप कमेंट कर सकते हैं। तो कमेंट कर दीजिए या फिर आप मेल कर दीजिए, जैसा भी आपको उचित लगे वो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।